नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। मेरे साथ आज एक खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। सर, विदेशी मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव जी। लगातार आप अमर उजाला पर उनको सुनते भी रहे हैं और इसके अतिरिक्त सैन्य कार्रवाई से लेकर और वैश्विक स्तर पर जिस तरीके के संबंध होते हैं, किस तरीके के देशों के बीच चर्चाएं होती हैं, उन पर भी एक मजबूत पकड़ संजीव सर की है। सर, मैंने अभी शुरुआत ही कर दी, मैंने दर्शकों को परिचय भी करा दिया विषय से। दरअसल हम ये समझना चाहते हैं, एक जो जिस तरीके से एक टेंशन पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच दिखाई पड़ती है, अगर तस्वीर युद्ध जैसी बनती है तो आप पाकिस्तान को कहां देखते हैं, कितने दिन तक देखते हैं भारत के सामने? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी देता है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है, क्या इतना सक्षम है वो कि भारत के सामने एक लंबा युद्ध झेल सके? जी देखिए, पाकिस्तान भारत की तुलना में सामरिक रूप से भी कहीं नहीं ठहरता है और पाकिस्तान की जो सामरिक शक्ति की तुलना में भारत की जो सामरिक शक्ति है, जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट हो या न्यूक्लियर माइट हो, सभी ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी रखती है। एक विशाल अंतर है और भारत की जो सेनाओं ने पहले भी पाकिस्तान को पिछले 4 युद्धों में पराजित किया है और यदि कोई 5वां युद्ध छिड़ता है, तो ऐसे में जो इस युद्ध में जो पाकिस्तान की पराजय होगी, वो अब तक की उसकी सबसे बड़ी पराजय साबित हो सकती है और ये पाकिस्तान के विखंडन का भी कारण बन सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी बेहद दयनीय हैं। पाकिस्तान में अलगाववाद की जो माँग है, जो कि वहाँ के पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरानों की जो एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट देने की जो नीतियां रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पश्तून आबादी हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध हो, सिंधी लोग हो या जो कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के लोग, तो वो भारतीय हैं, वो अपने हमारे अपने राष्ट्र में आना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान कम से कम 5 भागों में विभाजित होगा। इनका एकमात्र अगर कुछ बचेगा तो ये पंजाब बचेगा। तो यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो चूंकि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं है, दयनीय है, तो ऐसे में पाकिस्तान का विखंडन भी हो सकता है। लेकिन जो जहाँ तक कन्वेंशनल मिलिट्री माइट का प्रश्न है, तो देखिए, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, भारत की जो सुपीरियरिटी ओवरवेलमिंग है। यदि मैं नौसेना से शुरुआत करूँ, तो नौसेना में भारत के पास आज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के माध्यम से भारत पाकिस्तान के, चाहे वो कराची हो, चाहे वो ग्वादर हो, उसका पूरी तरह से ब्लॉकेट कर सकता है और पाकिस्तान में डीप स्ट्राइक भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के माध्यम से कंडक्ट की जा सकती है। और कोई जाहिर है कि ये जो शक्ति एयरक्राफ्ट कैरियर्स की है, बहुत बड़ी है, विशाल है और उस पे मिग 29 के हमारे जो विमान ऑपरेट करते हैं। साथ ही साथ भारत के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारत के पास सबमरीन्स हैं, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स भी हैं। इसके माध्यम से भी पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक की जा सकती है, जिसका कि पाकिस्तान अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आखिर ये कहाँ से आई। और पाकिस्तान के पास ऐसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है जिससे कि इनकमिंग मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को वो रोक सके। और उसी तरीके से भारत की आज वायुसेना की शक्ति भी राफेल विमानों के आ जाने से बहुत बढ़ गई है। भारत के पास आज, जब भारत काउंटर टेररिज्म मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर है कि भारत के पास सीरीज ऑफ ऑप्शंस हैं और उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि भारत एक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक पाकिस्तान में कंडक्ट करे। और राफेल विमानों के आ जाने से जो भारत की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान की टेरिटरी में जाए बिना 250 से 300 किलोमीटर तक की रेंज में हमारे जो हैमर और स्कैल्प मिसाइल्स जो कि राफेल विमानों से ऑपरेट होती हैं, वो हिट कर सकती हैं। और बियॉन्ड द विजुअल रेंज में अगर एयर टू एयर कम्बैट की बात करें, तो मेट्योर मिसाइल जो राफेल में इस्तेमाल होती है, वो उसके माध्यम से पाकिस्तान के किसी भी चैलेंज को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान का F-16 विमान हो या JF-17 विमान हो, सभी को ये हमारे जो राफेल विमानों के द्वारा धराशायी किया जा सकता है। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारी वायुसेना में सुखोई 30, MKI, जगुआर, मिराज और मिक्स सीरीज के विमान हैं, जो अपनी महारत पहले ही साबित कर चुके हैं। और इस लिहाज से देखें तो भारत की जो एयरक्राफ्ट की जो क्षमताएं हैं, आज बहुत बड़ी हो चुकी हैं। और जाहिर है कि
अगर मिसाइल की क्षमता की बात करें तो चाहे वो अग्नि सीरीज की मिसाइल हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, नाग हो, सभी तरीके के रेंज ऑफ मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज की, मीडियम रेंज की और शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके का हमला कर सकती है। थल सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध हमेशा से एक बड़े प्रदर्शन को किया है और थल सेना ने पाकिस्तान को बार-बार हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और हमारे पास जो टैंक्स हैं, अर्जुन टैंक्स हो, और जो K9 हावित्जर्स हो, और इसके अलावा जो सीरीज ऑफ रेंज ऑफ वेपन सिस्टम्स हमारी थल सेना में है, और आर्मर व्हीकल्स हैं, और सभी प्रकार की जो इन्फेंट्री और आर्टिलरी में जो क्षमताएं हैं वो मौजूद हैं, जिसके के माध्यम से पाकिस्तान के सेनाओं के ऊपर भारत की जो सेनाएं हैं, थल सेनाएं ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी रखती हैं, और इस दिशा में भी भारत की महारत है। और साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जहां तक न्यूक्लियर वेपन्स का प्रश्न है, पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है कि लगातार वो धमकियां देते हैं समय समय पर, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में भी भारत के पास की जो शक्ति है वो बहुत ही बड़ी है। भारत के पास एक न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटीज है। यद्यपि कि भारत न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है, लेकिन यदि भारत के ऊपर कोई नापाकी हमला किया जाता है तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत इसका मैसिव रिटेलिएशन करेगा। और ये जो मैसिव रिटेलिएशन है, भारत अपनी वायुसेना के माध्यम से, थल सेना के माध्यम से, और नौसेना के माध्यम से, सबमरीन्स के माध्यम से भी लॉन्च कर सकता है। भारत के पास आज न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी है, राफेल जैसे विमान भी हैं, सुखोई जैसे विमान है, और मिसाइल्स की पावर है जो कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन को पाकिस्तान के किसी भी कोने में सटीक तरीके से डिलीवर कर सकती है। तो ये जो न्यूक्लियर ट्रायड की और सेकेंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास फ्रिगेट्स नहीं है, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री की साइज है वो भी भारत की तुलना में बहुत कम है। तो ऐसे में पाकिस्तान कहीं ठहरता नहीं है, और वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति, जैसे कि मैंने बताया, कि चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामरिक स्थिति हो, चाहे वो घरेलू हालात हो, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, अलगाववाद की मांग तेज चल रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान और भारत के बीच में यदि कोई युद्ध छिड़ता है तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक 4 से 6 दिनों में ही उसका सारा एम्यूनेशन इत्यादि समाप्त हो जाएगा, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इस तरीके के एम्यूनेशन को इंपोर्ट कर पाए, और कहीं से बड़ी उसको बिल्कुल। मदद मिलने की भी संभावना नहीं दिखाई देती। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो संजीव पराजय सर, है मैं वो तो सुनिश्चित होगी ही, लेकिन उसका निश्चित है। विखंडन भी होगा, इस बात को भी मैं देखता हूँ। बिल्कुल संजीव सर, मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहती हूँ आपके माध्यम से। कई जगह इस तरीके की खबरें भी हैं, थ्योरी भी चल रही है, कई सारे रिपोर्ट्स में भी दावे हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को अपने बहुत सारे हथियार बेचे थे औने पौने दाम पर जब उसे ज़रूरत थी। अब इस लिहाज से अगर देखें तो वो खाली हो चुका है। इस तरह की रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पाकिस्तान के पास जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसके पास 4 दिनों तक का ही एम्यूनेशन है, और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा उसने सप्लाईज़ यूक्रेन को भी दी हैं, और यूक्रेन को इन हथियारों की सप्लाई जाहिर है कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के दबाव में आकर के, और अपनी जो कुछ डॉलर्स को कमाने की और एक अवसरवादिता की जो पाकिस्तान की नीति रहती है उसकी वजह से दिया है। और उसकी वजह से जाहिर है कि उसको आज जब एम्यूनेशन की आवश्यकता है तो ऐसे में उसकी ये जो एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड जो उसकी नीति रही, अवसरवादी नीति की वजह से आज उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो एम्यूनेशन की भारी कमी दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की यूक्रेन के संदर्भ में ये जो एम्यूनेशन को बेचने की उसकी जो कवायद थी, तो वो बिल्कुल अवसरवादी थी। और रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में आप जानते हैं कि जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, वो उस समय उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे, और उसको लेकर के बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पाकिस्तान भी उसमें कोई मदद करने जा रहा है, और बाद में फिर यही पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया उसने। तो पाकिस्तान कब किस खेमे में बैठ जाए और कब क्या वो कर बैठे, उसके बारे में जाहिर है कि कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और पाकिस्तान की जो नीतियां हैं बेहद अवसरवादी हैं, और वो सत्ता लोलुप तो हैं ही, पैसे के भी बहुत लोभी हैं, और जहाँ कहीं से भी उन्हें थोड़ी बहुत चंद डॉलर मिलने की संभावना दिखती है वो उसी राह में चले जाते हैं, और किसी भी तरीके के पुल्स और प्रेशर में आकर के वो अपने पूरी नीतियों को ही बदल देते हैं। तो पाकिस्तान की ये जो अवसरवादिता है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से भारी पड़ी है, और पाकिस्तान आज भी जब उसे
स्वयं हथियारों की आवश्यकता पड़ रही है, म्यूनिशन की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे में उसने जाहिर है कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई करने का जो एम्यूनिशन सप्लाई करने का जो काम किया, वो अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को ऐसा लग रहा होगा कि उनसे एक गलती हुई। तो लेकिन वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान की दयनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा संबंधी स्थिति हो, सामरिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, हर जगह पाकिस्तान दयनीय स्थिति में है। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ प्रतीक्षा जी, कि जो ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो कि पाकिस्तान के रियल रूलर्स हैं, उन्होंने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नीति के तहत हमेशा से हम्म। भारत का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और जनरल मुनीर की बहुत आलोचना हो रही थी। जनरल मुनीर की सेनाओं पर जो बीएलए, बीएलएफ सीधे-सीधे हमले कर रहे थे, ट्रेनें अगवा कर ली जा रही थी, सेना के काफिलों पर हमले हो रहे थे और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो सीधा-सीधा पाकिस्तान की सेना को ही टारगेट करता है और वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के रियल रूलर्स जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, वो काफ़ी आलोचनाओं से गुजर रही थी और ऐसे में उन आलोचनाओं से ध्यान भटकाने के लिए और एक तरीके का मोबिलाइजेशन करना और अपनी स्किल्स को बचाना के साजिश के तहत उन्होंने भारत के विरुद्ध एक हमला करा दिया। लेकिन इतना मैं और ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत उन्होंने ऐसा किया और वो भारत के फ्रंट का इस्तेमाल हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई करते हैं। जब कभी भी आलोचनाओं से घिरते हैं, काफ़ी परेशानियों से घिरते हैं और आंतरिक हालात पाकिस्तान के बहुत खराब हो जाते हैं। एक बात मैं अवश्य ऐड करूँगा कि ये जो भारत है, आज का जो भारत है, जो नया भारत है, वो पहले का जैसा भारत नहीं रहा। ये 26/11 का भारत नहीं है कि आप एक हमला कर दीजिए और यहाँ की सरकार कुछ नहीं करेगी। और आज का जो भारत है, ज़ाहिर है कि आतंकवाद के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाता है। और ऐसे में जनरल मुनीर ने एक बहुत भारी गलती कर दी है और इस नए भारत के पूरे रुख को और पूरे अप्रोच को समझने में उन्होंने भूल कर दी है। और लेकिन जहाँ तक भारत की सरकार का प्रश्न है, तो भारत की सरकार लगातार स्टेप्स ले रही है और पाकिस्तान के द्वारा जो ये कायराना हरकत की गई, उसके कृत्यों की जो सज़ा है, उसको दिलाने के लिए भारत की सरकार अपना पूरा एफर्ट कर रही है और तैयार है और आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयों की प्रबल संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।